पारिस्थितिकी पारिस्थितिकी क्या है? जीवों, मनुष्य सहित सभी जीवों को बोला जा रहा है। तो जीवों और उनके भौतिक वातावरण के बीच जो संबंध होते हैं उसका अध्ययन ही क्या है? पारिस्थितिकी होता है। जीव हो गया और उसके जो वातावरण है, भौतिक जो वातावरण होता है उसके बीच का जो संबंध होता है उसको क्या बोला गया है? पारिस्थितिकी कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। इसमें पौधे, जीव जंतु, जल, वायु, मिट्टी, ऊर्जा प्रवाह आदि शामिल होते हैं। लक्ष्य क्या है? ऐसा संसाधन उपयोग जिससे भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्यावरण सुरक्षित रहे। तो इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है, यानी कि सतत विकास के बारे में, कि हम पर्यावरण का ऐसा उपयोग करें कि भविष्य के लिए पर्यावरण सुरक्षित रहे। पृष्ठभूमि अवधारणा आर्ने नेस 1970 के दशक में और नॉर्वेजियन दार्शनिक डीप इकोलॉजी शब्द दिया। तो 1970 के दशक में इस नॉर्वेजियन दार्शनिक ने डीप इकोलॉजी शब्द दिया है। उन्होंने पर्यावरण संकट को केवल तकनीकी समस्या नहीं बल्कि मानव केंद्रित सोच यानी कि एंथ्रोपोसेंट्रिज्म की समस्या बताया है। तो उन्होंने क्या बताया है कि संकट केवल तकनीकी समस्या नहीं बल्कि मानव केंद्रित सोच होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मानव की केंद्रित सोच होना चाहिए। मानव को सबसे पहले इसके बारे में सोचना चाहिए कि पर्यावरण संकट ना हो, पर्यावरण में किसी प्रकार का संकट ना हो। तो आर्ने नेस 1970 नॉर्वेजियन दार्शनिक डीप इकोलॉजी, आर्ने नेस 1970 डीप इकोलॉजी और नॉर्वेजियन दार्शनिक। क्या याद रखना है? आर्नेनेस 1970 नॉर्वेजियन दार्शनिक डीप इकोलॉजी, 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 आर्नेनेस 1970 नॉर्वेजियन दार्शनिक डीप इकोलॉजी। उन्होंने पर्यावरण संकट को केवल तकनीकी समस्या नहीं बल्कि मानव केंद्रित सोच बताया है। तो उन्होंने पर्यावरण को संकट को केवल तकनीकी समस्या नहीं बताया बल्कि मानव केंद्रित सोच बताया है। बल्कि क्या बताया है? मानव की केंद्रित सोच के रूप में बताया है। उनके अनुसार आधुनिक समाज ने मनुष्य को प्रकृति से अलग समझ लिया है। तो जो आधुनिक समाज है वो मनुष्य को प्रकृति से अलग समझता है। मास्टर स्लेव डायनेमिक बना दिया है, मास्टर स्लेव डायनेमिक बना दिया है। मनुष्य मालिक है, प्रकृति दास है। क्या बना दिया है? मनुष्य को मालिक बना दिया है। मास्टर स्लेव डायनेमिक मनुष्य को मालिक बना दिया है और प्रकृति को दास बना दिया है। किनके अनुसार? आर्नेस के अनुसार 1900 दशक में नॉर्वेजियन दार्शनिक थे। उन्होंने क्या बना दिया है? मास्टर स्लेव डायनेमिक, यानी कि मनुष्य मालिक है और प्रकृति क्या है? दास है, ये बना दिया है। ऊपरी पारिस्थितिकीवाद शैलो इकोलॉजी मुख्य विचार क्या है? पर्यावरण संरक्षण केवल इसलिए कि यह मानव हित में है। पर्यावरण संरक्षण किस लिए है? कि यह मानव हित में है। प्रदूषण कम करो लेकिन जीवन शैली मूल रूप से न बदलो। प्रदूषण को कम करो और जीवन शैली जैसी है उसको वैसे का वैसे नहीं रहने दो। मतलब प्रदूषण न करो और जीवन शैली में भी बदलाव मत करो। तो ऊपरी पारिस्थितिकी यही है कि पर्यावरण संरक्षण केवल इसलिए कि मानव हित में है। पर्यावरण संरक्षण भी तो मानव के हित में ही है, इसलिए पर्यावरण का संरक्षण करो लेकिन प्रदूषण कम करो, जीवन शैली मूल रूप से न बदलो। तुम्हारी जीवन शैली जैसी है, रूटीन जैसी है वैसे करो, बस प्रदूषण कम कर दो। मानव केंद्रित दृष्टिकोण एंथ्रोपोसेंट्रिक 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 एंथ्रो पोसेंट्रिक एंथ्रोपोसेंट्रिक 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 सुधारवादी रिफॉर्मिस्ट क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं। सुधारवादी होना चाहिए, किसी प्रकार का क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सुधारवादी होना चाहिए, क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी कि ये सुधारवादी हो, किसी भी प्रकार का क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तकनीकी समाधान पर जो तकनीक होता है उसके समाधान पर जोर देना चाहिए। जैसे कि अभी गाड़ी हो गया है, किसी भी प्रकार का वाहन हो गया है, तो अब तकनीक सुधार क्या हो सकता है कि ऐसा वाहन बनाया जाए जिससे पर्यावरण प्रदूषित ना हो। वाहन चलाए लेकिन पर्यावरण को बिना प्रदूषित करे चलाए। तो इस प्रकार सुधारवादी होना चाहिए, क्रांतिकारी नहीं कि सब चीज़ बंद कर दो पर्यावरण को सुधारने के लिए, ऐसा नहीं। केवल सुधार करो
और साधन वही हो, बस सुधार किया जाना चाहिए। और मानव केंद्रित दृष्टिकोण भी है कि मानव जिस प्रकार से उनकी सुविधा है वो भी नहीं बदलेगा। विकसित देशों की जीवन शैली को बनाए रखने की प्रवृत्ति है, तो विकसित जीवन में जैसी जीवन शैली है वैसा का वैसा बना रहेगा। ये किस चीज़ के लिए है? मुख्य विचार ऊपरी पारिस्थितिकीवाद के लिए है। ऊपरी पारिस्थितिकीवाद के अनुसार ऐसा है, उदाहरण के लिए सीएफसी मुक्त एसी का उपयोग किया जाए, सीएफसी मुक्त एसी का उपयोग किया जाए, इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग किया जाए, फिल्टर लगाकर प्रदूषण कम करना, जो फिल्टर होता है उसको लगाकर प्रदूषण कम करना, कार्बन कैप्चर तकनीक होना चाहिए, कार्बन को कैप्चर करने का तकनीक होना चाहिए। समस्या की जड़ नहीं बदलता, सिर्फ नुकसान कम करता है। तो समस्या क्या है? समस्या का जड़ नहीं बदला, लेकिन नुकसान तो कम कर सकते हैं ना। हम समस्या को एकदम से सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन कम कर सकते, समस्या को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। तो समस्या का जड़ नहीं बदलता, सिर्फ नुकसान कम करता है। आलोचना, असमानता बढ़ती है, उपभोग आधारित मॉडल जारी रहता है, संसाधनों का शोषण बना रहता है। तो इसकी आलोचना किया गया है कि असमानता बढ़ती है, फिर भी तो असमानता है ही। यहाँ हम प्रकृति को दासी समझ रहे हैं, अपनी सुविधाएं को नहीं बदल रहे हैं, और अभी भी जो है पर्यावरण का, संसाधनों का शोषण हो रहा है, उपभोग आधारित मॉडल जारी रहता है। गहन पारिस्थितिकी, डीप इकोलॉजी, मुख्य विचार क्या है? प्रकृति का मूल्य स्वतंत्र है। प्रकृति का मूल्य क्या है? स्वतंत्र है। मनुष्य अन्य जीवों से श्रेष्ठ नहीं है। मनुष्य क्या है? अन्य जीवों से श्रेष्ठ नहीं है। जीवन शैली और विकास मॉडल में मौलिक परिवर्तन आवश्यक है। तो गहन पारिस्थितिकी में क्या कहा गया है कि प्रकृति का मूल्य स्वतंत्र है, प्रकृति किसी की दास नहीं है, उसका मूल्य अपने आप में स्वतंत्र है। मनुष्य भी अन्य जीवों के समान है, मनुष्य कोई श्रेष्ठ नहीं है, मनुष्य भी जैसे सारे जीव है वैसे ही मनुष्य भी है, ये बोल रहे हैं। जीवन शैली और विकास मॉडल में मौलिक परिवर्तन, और अपनी जीवन शैली में और विकास के मॉडल में मनुष्यों को परिवर्तन लाना होगा, मौलिक रूप से परिवर्तन लाना होगा, क्योंकि उनके कारण क्या हो रहा है? परिवर्तन को, पर्यावरण को क्या हो रहा है? असुरक्षा हो रही है, पर्यावरण संकट आ रहा है। विशेषता क्या है? जैव केंद्रित दृष्टिकोण। क्या है? जैव केंद्रित दृष्टिकोण। जैव केंद्रित दृष्टिकोण, सभी जीवों का समान अधिकार है। क्या है? सभी जीवों का क्या होता है? समान अधिकार होता है। उपभोग में कमी, उपभोग जो होता है ना उसमें कमी की जानी चाहिए, क्योंकि मनुष्य जो है बहुत ज़्यादा उपभोग कर रहे हैं। विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था को बांट दिया जाना चाहिए, मतलब सभी को समान रूप से प्राप्त है, इस प्रकार से उसे बांट देना चाहिए। विकेंद्रीकृत जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या को कम करना चाहिए। मनुष्यों की जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए जंगल भी कम पड़ रहे रहने के लिए, तो जनसंख्या को नियंत्रित करना होगा। न्यूनतम उपभोग, यानी कम से कम उपभोग करने की कोशिश करनी चाहिए, एकदम ज़्यादा उपभोग नहीं करना चाहिए। स्थानीय उत्पादन, अपने स्थान पर जो उत्पाद है उसी का उपभोग करना चाहिए। जंगलों को पूर्ण संरक्षण, जंगलों को क्या करना चाहिए? संरक्षित करना चाहिए, जंगलों को काटना नहीं चाहिए। बड़े बांध खनन परियोजनाओं का विरोध करना चाहिए। बड़े बांध और खनन परियोजना से जैव विविधता को नुकसान होती है, तो उन परियोजनाओं का विरोध करना चाहिए। ये केवल प्रदूषण नहीं करता, बल्कि पूरे विकास मॉडल को बदलने की बात करता है। ये क्या कर रहा है? पूरे प्रदूषण कम नहीं करता, बल्कि पूरे विकास मॉडल को बदलने की बात कर रहे हैं। इसमें आप पहले की जैसे सुविधा में नहीं जी सकते, आपको न्यूनतम सुविधा में रहना होगा, जैसे सामान्य रूप से रहना होगा। अब देखते हैं हम स्लो वर्सेस डीप इकोलॉजी दोनों की तुलना करते हैं। दृष्टिकोण, ऊपरी पारिस्थिति मानव केंद्रित है और गहन पारिस्थिति जैव केंद्रित है। उद्देश्य क्या है? ऊपरी पारिस्थितिकीवाद जो है मानव हित के लिए है, गहन पारिस्थितिकीवाद संपूर्ण प्रकृति का संरक्षण करना है। समाधान, तकनीकी सुधार, यानी कि जिस तकनीक का अभी यूज़ कर रहे हैं मनुष्य उसमें थोड़ा सुधार लाना चाहिए, और पर्यावरण को संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए? कदम उठाना चाहिए। और इसमें क्या है? जीवन शैली परिवर्तन करने की बात कर रहा है। गहन परिस्थिति क्या है? जीवन शैली को परिवर्तन करने की बात कर रहा है। विकास मॉडल, ऊपरी परिस्थिति की बात का क्या है? यथावत होता है, यानी कि जैसा का वैसा, बस थोड़ा सा सुधार करके जो है पर्यावरण संरक्षण करना चाहिए, प्रदूषित नहीं करना चाहिए। इसमें पुनर्विचार आवश्यक है, इसमें फिर से विचार करना होगा अपने जीवन शैली के ऊपर। उपभोग, कम प्रदूषण वाला, और इसमें कम उपभोग करना। उपभोग करो, ऊपरी परिस्थिति में उपभोग करो पर कम प्रदूषण करो, और गहन परिस्थिति में कम उपयोग करो, कम उपभोग करो। तो वर्तमान संदर्भ में नेट जीरो लक्ष्य अधिकतर शैलो इकोलॉजी आधारित तकनीक है। तो शैलो इकोलॉजी आधारित तकनीक है, यानी कि ऊपरी पारिस्थितिकीवाद से जो है रिलेट करता है, ऊपरी पारिस्थितिकीवाद पर आधारित है। लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, LIFE मिशन डीप इकोलॉजी की ओर संकेत करता है।
तो लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट जो है डीप इकोलॉजी की ओर संकेत करता है, यानी कि जीवन शैली जो है वह गहन पारिस्थितिकीवाद की ओर क्या कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं। जलवायु न्याय क्लाइमेट जस्टिस गहन पारिस्थितिकी के विचार से जुड़ा है। तो जलवायु न्याय जो है गहन पारिस्थितिकी के विचार से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। यूपीएससी में कैसे पूछता है, विचारधारा आधारित प्रश्न पूछता है। कैसे पूछता है, विचारधारा आधारित प्रश्न पूछता है। एंथ्रोपोसेंट्रिज्म वर्सेस इकोसेंट्रिज्म एंथ्रोपोसेंट्रिज्म वर्सेस इकोसेंट्रिज्म एंथ्रोपोसेंट्रिज्म वर्सेस इकोसेंट्रिज्म पर्यावरणीय नैतिकता, इसमें क्या है, पर्यावरणीय नैतिकता के बारे में पूछना है। जलवायु न्याय सतत विकास के बारे में पूछना है। तो सैलो क्या है, सरफेस सॉल्यूशन और डीप रूट चेंज, यानी कि सरफेस मतलब ऊपरी तौर से, सैलो मतलब ऊपरी तौर से, और डीप मतलब रूट चेंज यानी कि जड़ से खत्म करना। निष्कर्ष, ऊपरी पारिस्थितिकीवाद सुधारवादी, मानव हित केंद्रित। गहन पारिस्थितिकीवाद दार्शनिक क्रांति, प्रकृति को स्वतंत्र मूल्य प्रदान करना है। यूपीएससी मेंस में उत्तर लिखते समय दोनों का संतुलन सतत विकास है। दोनों का संतुलन करना ही क्या है, सतत विकास है। एनसीईआरटी के हिसाब से अगर देखें तो ये कक्षा 12वीं के जीव विज्ञान में दिया गया है। इकोलॉजी यूनिट में पारिस्थितिकी जीवों यानी कि मनुष्य सहित और उनके भौतिक पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का जो अध्ययन होता है, जीव में क्या आता है, मनुष्य भी आ जाता है, तो मनुष्य और उनके जो भौतिक पर्यावरण है उनके बीच जो पारस्परिक संबंध होता है उसका अध्ययन है। जैविक घटक क्या है, बायोटिक पौधे हो गया, पशु सूक्ष्म जीव हो गया। जैव घटक क्या है, पौधे पशु सूक्ष्म जीव हो गया। अजैविक घटक क्या है, जल वायु मिट्टी। अजैविक जिसमें जान नहीं है, अजैविक जल वायु मिट्टी तापमान। जैविक घटक मतलब जिसमें जान माना जाता है, पौधे हो गया, पशु सूक्ष्म जीव। ऊर्जा प्रवाह और पोषक चक्र, पारिस्थितिक संतुलन यानी कि इकोलॉजिकल बैलेंस। एनसीईआरटी में से पर्यावरणीय सोच, तो दो प्रकार की सोच को अप्रत्यक्ष रूप से दर्शाती है। मानव केंद्रित दृष्टिकोण, एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू, एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू, एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू, एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू। मानव केंद्रित दृष्टिकोण, प्रकृति का महत्व इसलिए है क्योंकि वह मानव जीवन के लिए उपयोगी है। प्रकृति का महत्व इसलिए भी है क्योंकि वह मानव जीव के लिए उपयोगी है। संसाधनों का संरक्षण इसलिए कि मानव जीवन सुरक्षित है। संसाधनों का संरक्षण इसलिए कि मानव जीवन सुरक्षित रहे। यह सोच ऊपरी पारिस्थितिकीवाद से मिलती जुलती है। तो प्रकृति का महत्व इसलिए है क्योंकि मानव के लिए उपयोगी है। अगर यह मानव के लिए उपयोगी नहीं होता तो प्रकृति का महत्व ही नहीं होता। मानव केंद्रित दृष्टिकोण के हिसाब से ये बोल रहा है। संसाधनों का संरक्षण इसलिए कि मानव जीवन सुरक्षित रहे। अब कम से कम अपने लाभ के लिए मानव क्या करे, संसाधनों का संरक्षण करे। कम से कम अपने हित के लिए, अपने भविष्य के लिए क्या करे, मानव जो है संसाधनों का, पर्यावरण का क्या करे, संरक्षण करे, उसको सुरक्षित रखे, प्रदूषित न करे। ये मानव केंद्रित दृष्टिकोण है। यह सोच ऊपरी पारिस्थितिकीवाद से मिलती जुलती है। एनसीईआरटी में उदाहरण क्या दिया है, जल संरक्षण तकनीक मानव उपयोग बना रहे, प्रदूषण नियंत्रण मानव स्वास्थ्य के लिए, और सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जुड़ा है। प्रकृति केंद्रित दृष्टिकोण, इकोसेंट्रिक व्यू, इकोसेंट्रिक व्यू, इकोसेंट्रिक व्यू, इकोसेंट्रिक व्यू। प्रकृति केंद्रित दृष्टिकोण, इकोसेंट्रिक व्यू। यह सोच मानती है यह जीव का अपना स्वतंत्र महत्व है, इंट्रिंसिक वैल्यू है। यह जीव का अपना स्वतंत्र महत्व है, इंट्रिंसिक वैल्यू है। मनुष्य प्रकृति का एक भाग है, मालिक नहीं। मनुष्य क्या है, प्रकृति का एक भाग है, मालिक नहीं। मनुष्य क्या है, प्रकृति का एक भाग है, मालिक नहीं। यह सोच गहन पारिस्थितिकीवाद से जुड़ती है। यह सोच क्या है, गहन पारिस्थितिकीवाद से जुड़ती है। यह सोच क्या है, गहन पारिस्थितिकीवाद से जुड़ती है। जैव विविधता संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, जैव विविधता को संरक्षित करना, वन्य जीव संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना। तो ये क्या बोल रहा है, हर जीव का अपना महत्व होता है। मनुष्य की क्यों महत्व है, हर मनुष्य का अपना अलग अलग महत्व है। हर जीव है इसीलिए मानव है, और किसी भी एक जीव का जो है महत्व नहीं होता तो मानव का भी महत्व नहीं रह पाता इस संसार में। तो इसमें ये बताया जा रहा है, मनुष्य प्रकृति का एक भाग है, मालिक नहीं। मनुष्य मालिक नहीं है, वो प्रकृति का ही एक भाग है। यह सोच गहन पारिस्थितिकीवाद से जुड़ा हुआ है। जैव विविधता संरक्षण, इसमें जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए कहा जा रहा है। वन्य जीव का संरक्षण करने के लिए कहा जा रहा है। जो वन्य जीव है उसका क्या करना है, संरक्षण करने के लिए कहा जा रहा है। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना, पारिस्थितिकी का जो संतुलन है, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना है। तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। और 11वीं में नेचुरल
ये सब पढ़ने के लिए बता रहे हैं। एनसीईआरटी के अनुसार मुख्य सिद्धांत, प्रकृति में सब कुछ परस्पर जुड़ा हुआ है। क्या है? प्रकृति सब कुछ एक दूसरे से क्या हुआ है? प्रकृति जुड़ा हुआ है। संसाधनों का अंधाधुंध दोहन पारिस्थितिकी असंतुलन पैदा करता है। तो जो संसाधन है उसका अंधाधुंध दोहन करना ही क्या है? पारिस्थितिकी असंतुलन पैदा करता है। जैव विविधता पृथ्वी की स्थिरता के लिए आवश्यक है। तो जीवों की विविधता ही क्या है? पृथ्वी की स्थिरता आवश्यक है। जैव विविधता ही क्या है? पृथ्वी के लिए स्थिरता के लिए आवश्यक है। यदि जीवों में विविधता नहीं होती तो पृथ्वी क्या होता? स्थिर नहीं होता। सतत विकास आवश्यक है। पूर्ण गहन पारिस्थितिकीवाद की ओर नहीं है, बल्कि संतुलित सतत विकास की ओर है, यानी विकास भी और संरक्षण भी हो। मानव प्लस प्रकृति संतुलन, प्रकृति पहले मानव पहले। डीप इकोलॉजी क्या है? प्रकृति पहले बोल रहा है, और शैलो इकोलॉजी क्या है? मानव पहले बोल रहा है। करंट अफेयर के हिसाब से देखते हैं तो करंट अफेयर में क्या बोल रहे हैं? आज की दुनिया पर्यावरण संकट का परिप्रेक्ष्य है। आज मुख्य पर्यावरणीय चुनौतियां ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि, प्रदूषण और संसाधन दोहन, संसाधन असमानता। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए विचारधारा भी आगे बढ़ी है। केवल तकनीकी उपाय से नहीं बल्कि नीति, व्यवहार और जीवन शैली परिवर्तन से है। तो क्या हो गया? ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ये सब एक चुनौती है पर्यावरण के लिए। जैव विविधता की हानि हो रही है, प्रदूषण और संसाधन का दोहन होते जा रहा है, संसाधन में असमानता होती जा रही है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए विचारधारा भी आगे बढ़ी है। तो केवल सोचने से कुछ नहीं होगा, नीति बनाने से कुछ नहीं होगा, इसे अपने व्यवहार में, अपने जीवन शैली में लाना पड़ेगा, तब जाके हम क्या कर सकते हैं? पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। यहाँ ऊपरी और गहन पारिस्थितिकीवाद की सोच इन आधुनिक चुनौती से जुड़ती है। तो गहन और पारिस्थितिकीवाद, ऊपरी और गहन पारिस्थितिकीवाद क्या हो रही है? इन्हीं सब चुनौतियों से जुड़ती है। ऊपरी पारिस्थितिकीवाद करंट अफेयर से संबंधित है। यह दृष्टिकोण कहता है कि पर्यावरण की रक्षा इसलिए आवश्यक है क्योंकि मानव के लिए यह उपयोगी है। मानव को अपने हित के लिए पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। तो आज के प्रमुख उदाहरण कौन है? नेट जीरो टारगेट। अधिकांश देशों ने 2050 से 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य रखा है। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, आर्थिक प्रतिस्पर्धा है और मानव हित यानी कि स्वास्थ्य अर्थव्यवस्था को बचाना है। यहाँ गहरा बदलाव नहीं, तकनीकी समाधान स्वैच्छिक कटौती है। तो यहाँ एकदम से बदलाव नहीं किया जा रहा है जीवन शैली में, तकनीकी यानी कि टेक्नोलॉजी में थोड़ा समाधान किया जा रहा है, थोड़ा सोल्यूशन ला रहा है, टेक्नोलॉजी थोड़ी सी चेंज की जा रही है। और स्वैच्छिक कटौती यानी कि स्वयं की इच्छा से ये किया जा रहा है, किसी प्रकार के दबाव से नहीं, स्वैच्छिक कटौती की जा रही है। यह सोच ऊपरी पारिस्थितिकीवाद के समान है। पर्यावरण संरक्षण मानव हित संरक्षण है, तो पर्यावरण का संरक्षण मानव संरक्षण है, इसलिए पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए। पेरिस एग्रीमेंट एंड एनडीसीएस, देशों ने अपनी कार्बन कटौती प्रतिबद्धताएं एनडीसी दी है। देशों ने क्या किया? अपनी कार्बन कटौती प्रतिबद्धताएं दी हैं। इन्हें पूरा करने की रणनीति में ज़्यादातर तकनीकी ऊपर समाधान है, रिन्यूएबल एनर्जी, ईवी और कार्बन मार्केट है। हालांकि योगदान सीमित है और लक्ष्य पूर्णता में अंतर है। इन्हें पूरा करने की रणनीति ज़्यादातर तकनीकी और समाधान होते हैं, हालांकि योगदान सीमित है और लक्ष्य पूर्णता में अंतर है। मनुष्य केंद्रित है, नीतिगत समाधान ऊपरी पारिस्थितिकीवाद के अनुरूप है। अब एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स, ग्रीन हाइड्रोजन, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन, ईवी इंस्टीट्यूट्स, इन अभियानों का लक्ष्य है प्रदूषण को कम करना, लेकिन जीवन शैली मूल रूप से न बदलना। यह दृष्टिकोण सीमित सुधार पर केंद्रित है। ऊपरी पारिस्थितिकीवाद की मानसिकता। अब गहन पारिस्थितिकीवाद यह समझता है कि प्रकृति का अपना मूल्य है और मनुष्य इसकी सर्वोच्चता स्वीकार नहीं करता, अर्थात विकास मॉडल में मूलभूत परिवर्तन, उपभोग, उत्पादन, सामाजिक व्यवहार बदलना। आज के उदाहरण, लाइफ मिशन, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट भारत लोगों को जीवन शैली परिवर्तन की ओर प्रेरित करता है। इसका लक्ष्य सिर्फ तकनीकी समाधान नहीं बल्कि शाश्वत व्यवहार है। लाइफ मिशन में क्या है? इसमें सिर्फ तकनीकी सुधार नहीं, अपने जीवन शैली में भी परिवर्तन लाना होगा, ये बोला जा रहा है। ऊर्जा बचत, पानी बचत, कचरा प्रबंधन में बदलाव, यह गहन पारिस्थितिकीवाद की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह क्या है? गहन पारिस्थितिकीवाद की दिशा में एक बड़ा कदम है। क्लाइमेट जस्टिस एंड इक्विटी, ग्लोबल साउथ देश कहते हैं कि विकसित देशों को अपनी जीवन शैली घटानी चाहिए। भारत, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया में विकास और संरक्षण के बीच संतुलन की मांग। तो ग्लोबल साउथ देश क्या कहते हैं? विकसित देशों को अपनी जीवन शैली घटानी चाहिए। भारत हो गया, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया में विकास और संरक्षण के बीच संतुलन की मांग होनी चाहिए। यह गहन पारिस्थितिकीवाद के समान अधिकार और संसाधन न्याय की सोच मेल खाता है।
तो क्या इसमें संसाधन न्याय का मेल सही है और समान अधिकार भी है। राइट ऑफ नेचर लीगल डेवलपमेंट, कुछ देशों ने प्रकृति अधिकार को संविधान न्यायालय मान्यता दी है। संवैधानिक जो न्यायालय में जो मान्यता होती है उसी प्रकार प्रकृति का अधिकार में भी इन्हें न्यायालय में मान्यता दी गई है। नदी जंगल को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है, तो नदी और जंगल है उनको कानूनी व्यक्ति मान लिया गया है। यह विचार प्रकृति केंद्रित नीति की तरफ इशारा करता है। तो ये क्या है, प्रकृति को केंद्रित मान रहा है, न कि मनुष्य को। दृष्टिकोण दृष्टिकोण ऊपरी पारिस्थितिकीवाद, वर्तमान उदाहरण नेट जीरो कार्बन मार्केट की भी इनिशिएटिव, उद्देश्य प्रदूषण कम करना और मानव हित। और गहन पारिस्थितिकीवाद, लाइफ मिशन क्लाइमेट जस्टिस, जीवन शैली मानसिकता परिवर्तन। एनसीईआरटी आधारित संतुलन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजीएस और विकास प्लस संरक्षण दोनों। यूपीएससी के लिए सीधे जुड़े उत्तर की बिंदु उत्तर में लिखे हैं। ऊपरी पारिस्थितिकी तकनीकी सुधार मानव केंद्रित, उदाहरण नीट जीरो ईवी इनिशिएटिव, कार्बन मार्केट्स। गहन पारिस्थितिकीवाद, जीवन शैली विचारधारा परिवर्तन, उदाहरण लाइफ मिशन राइट ऑफ नेचर विवाद। एनसीईआरटी का संतुलन क्या है, सतत विकास मनुष्य प्लस प्रकृति। शॉर्ट आंसर सैंपल, ऊपरी और गहन पारिस्थितिकीवाद में फर्क स्पष्ट कीजिए और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसके महत्व की समीक्षा कीजिए। तो परिभाषा क्या है, परिभाषा लिखेंगे, फिर ऊपरी तकनीकी समाधान जैसे कि नेट जीरो एनडीसीएस ये, और गहन मूल जीवन शैली परिवर्तन, लाइफ क्लाइमेट जस्टिस इन सब के बारे में बताएंगे। सीमाएं और उपयोगिता बताएंगे, निष्कर्ष सतत और संतुलित दृष्टिकोण आवश्यकता इसके बारे में बताएंगे। तो क्लू टू रिमेम्बर, ऊपरी सिम्टम को ठीक करना, सिस्टम को ठीक करना होगा, गहन बीमारी का इलाज करना। अब देखते हैं हम पीवाईक्यू 2012 में आया था, सतत विकास की अवधारणा में निम्नलिखित में से क्या निहित है। अंतर पीढ़ी समानता, सामाजिक न्याय, पारिस्थितिक संतुलन। तो पारिस्थितिक सामाजिक न्याय भी आएगा, पारिस्थितिक संतुलन भी आएगा, अंतर पीढ़ी समानता भी आएगा, तो तीनों आएगा मेरे हिसाब से, तो तीनों होगा, तो डी होगा इसका आंसर, पहले का डी। 2014 में आया था, सतत विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को इस प्रकार पूरा करता है कि भविष्य की पीढ़ी आवश्यकताओं से समझौता न हो। यह आर्थिक विकास को पर्यावरण संरक्षण से ऊपर रखता है। तो सतत विकास जो है पहला आएगा, इसका आंसर ए होगा, दूसरा का ए। तीसरा 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा मानव केंद्रित दृष्टिकोण का उदाहरण है। जैव विविधता का संरक्षण, उनके अंतर्निहित मूल्यों के कारण प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग मानव कल्याण हेतु। प्राकृतिक संसाधनों का मानव केंद्रित है, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग मानव कल्याण हेतु। सभी जीवों के समान अधिकार की मान्यता, विकास परियोजना का पूर्ण विरोध। तो आंसर होगा बी, तीसरा का बी होगा। 2018 में पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं, इकोसिस्टम सर्विस का विचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। प्रकृति का अंतर्निहित मूल्य, मानव को मिलने वाले लाभ, केवल जैव विविधता संरक्षण, केवल जलवायु परिवर्तन। तो बी होगा, चौथा का बी होगा, मानव को मिलने वाली लाभ के लिए। मेंस के लिए भी क्वेश्चन है। अब आंसर देख लेते हैं, पहला का आएगा डी 1 2 3, दूसरा आएगा ए, सही है ए भी, तीसरा आएगा बी, प्रकृति संसाधन का उपयोग मानव कल्याण हेतु, और चौथा का भी बी, मानव को मिलने वाले लाभ के बारे में बताया गया है। अब एमसीक्यू देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गहन पारिस्थितिकीवाद के मूल सिद्धांत से मेल खाता है। सभी जीवों का अंतर्निहित मूल्य है, हाँ सबका अपना मूल्य है। आर्थिक विकास पर्यावरण संरक्षण से अधिक महत्वपूर्ण है, नहीं, दूसरा नहीं होगा। तो जिसमें दो है वो हट जाएगा, आंसर होगा चौथा, तीसरा भी पढ़ना पड़ेगा। मानव को अन्य प्रजातियों पर स्वाभाविक श्रेष्ठता प्राप्त है, नहीं, तो तीसरा नहीं होगा, तो आंसर होगा ए, पहला का ए होगा। दूसरा, मानव केंद्रित दृष्टिकोण की विशेषता क्या है। मानव केंद्रित बोल रहे हैं ना, मैंने कि ऊपरी के बारे में पूछ रहे। प्रकृति का स्वतंत्र मूल्य, नहीं, इसमें मानव को केंद्रित बताया है। जैव विविधता का संरक्षण, उनके अपने अधिकार के कारण। संसाधनों का संरक्षण, मानव कल्याण हेतु। तो सी आएगा इसका आंसर, दूसरा का सी, संसाधन का संरक्षण जो है मानव कल्याण हेतु। यदि कोई नीति प्रदूषण को कम करने हेतु केवल तकनीकी समाधान जैसे कि कार्बन कैप्चर पर बल देती है तो वह किस विचारधारा के निकट है। तो कोई भी नीति प्रदूषण को कम करने के लिए तकनीकी समाधान देती है। तो कोई नीति जो है प्रदूषण को कम करने के लिए केवल तकनीक का समाधान कर रहा है, जैसे कि कार्बन कैप्चर, तो ये ऊपरी परिस्थिति की बात है। क्या है, ऊपरी परिस्थिति की बात है, तो आंसर होगा सी। निम्न कथनों पर गहन पारिस्थितिकीवाद जनसंख्या नियंत्रण की वकालत करता है, हाँ करता है। ऊपरी पारिस्थितिकीवाद विकास मॉडल में मूलभूत परिवर्तन चाहता है, हाँ, तो दोनों सही है, तो आंसर होगा सी, चौथा का सी होगा।
दोनों सही है। इकोसिस्टम सर्विस की अवधारणा मुख्यतः किस विचारधारा को दर्शाती है? तो ये मानव को मिलने वाले लाभ के बारे में बता रहे हैं। तो आंसर होगा बी होगा, पांचवा का बी होगा। निम्न में से कौन सा उदाहरण गहन पारिस्थितिकीवाद के अधिक निकट है? इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी नहीं, प्लास्टिक पर कर नहीं, न्यूनतम उपभोग की जीवन शैली। तो सी होगा, छठवां का सी होगा। सातवां, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? गहन पारिस्थितिकीवाद केवल विकसित देशों के लिए लागू है। तो ये क्या है? केवल विकसित देशों के लिए लागू है। ऊपरी पारिस्थितिकीवाद जीवन शैली परिवर्तन पर जोर देती है। तो ऊपरी जीवन शैली पर जोर नहीं देती और केवल विकसित देशों के लिए गहन परिस्थितिवाद नहीं है। गहन परिस्थितिवाद जैव केंद्रित दृष्टिकोण अपनाता है। तो इसी सही है। दोनों विचारधाराएं मानव श्रेष्ठ को स्वीकार करती नहीं। तो गहन पारिस्थितिकीवाद जैव केंद्रित दृष्टिकोण अपनाता है। तो आंसर होगा सी होगा, सातवां का। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऊपरी पारिस्थितिकीवाद प्रदूषण नियंत्रण के लिए सुधारवादी उपाय सुझाता है। सही है। गहन पारिस्थितिकीवाद प्रकृति को संसाधन मात्र मानता है। नहीं, प्रकृति को संसाधन मात्र नहीं मानता है, उसका अपना अलग महत्व है, ये मानता है। तो आंसर होगा ए, ऊपर वाला बस सही है। यदि किसी देश में विकास नीति कम उपभोग, स्थानीय उत्पादन और विकेंद्रीकरण पर आधारित हो तो वह किस विचारधारा के निकट होगी? तो यदि कोई भी देश कम उपभोग या फिर स्थानीय उत्पादन करता है या विकेंद्रीकरण करता है तो ये गहन पारिस्थितिकीवाद पर आधारित है। नौवां का बी होगा। निम्न में से कौन से कथन सही है? गहन पारिस्थितिकीवाद के अनुसार मानव प्रकृति का एक भाग है। हाँ, सही है। ऊपरी पारिस्थितिकीवाद के अनुसार पर्यावरण संरक्षण मानव हित में है। ये भी सही। दोनों विचारधाराएं विकास को पूर्णतः अस्वीकार करती है। नहीं, तीसरा गलत है, फिर पहला और दूसरा सही है। तो 10वां का होगा ए। आंसर चेक करते हैं। पहला ए सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा का ए होना चाहिए। हमने सी लगाया है, चौथा का ए होना चाहिए। पांचवा सही है, छठवां सही है, सातवां भी सही है, आठवां ए सही है, नौवां बी सही है और 10वां ए सही है। तो हमें चौथा देखना होगा। चौथा क्या है? गहन पारिस्थितिकीवाद जनसंख्या नियंत्रण की वकालत करता है। हाँ, करता है। ऊपरी पारिस्थितिकीवाद विकास मॉडल में मूलभूत परिवर्तन चाहता है। तो मूलभूत परिवर्तन नहीं चाहता, दूसरा नहीं चाहता। तो आंसर होगा सी। हाँ, सी होगा। आंसर होगा ए होगा, ए सॉरी ए होगा। ऊपरी पारिस्थितिकीवाद जो है मूलभूत परिवर्तन नहीं चाहता, बस जीवन शैली में थोड़ा परिवर्तन चाहता है, पूर्ण रूप से परिवर्तन नहीं चाहता। तो पहला ही सही है इसमें का।